नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई देश मान लीजिए स्विट्जरलैंड या नॉर्वे बहुत अमीर है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद बड़ी बड़ी कंपनियां, ऊंची इमारतें, है ना, एक मजबूत अर्थव्यवस्था। पर क्या ये पूरी कहानी है? शायद नहीं। और यही सवाल, यही आज की हमारी चर्चा की जड़ है। देखिए, एक देश की कुल जीडीपी या राष्ट्रीय आय बहुत बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो एक औसत आंकड़ा है। वो हमें ये नहीं बताता कि उस दौलत का बंटवारा कैसे हुआ है। क्या वो दौलत कुछ चंद लोगों के हाथों में या समाज के ज्यादातर लोगों तक पहुंच रही है? बिल्कुल। और इसी बंटवारे की कहानी को समझने के लिए आज हम कुछ स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं। हम अर्थशास्त्रियों के दो सबसे शक्तिशाली उपकरणों को समझने की कोशिश करेंगे, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। हमारा मिशन ये जानना है कि कैसे एक जटिल सामाजिक मुद्दे को, मतलब आर्थिक असमानता को, ग्राफ और नंबरों की, कह सकते हैं कि सीधी सादी भाषा में बदला जाता है। हाँ, ये एक तरह से अर्थव्यवस्था का एक्सरे करने जैसा है। एक्सरे, दिलचस्प। जी, हम सिर्फ सतह को नहीं बल्कि उसके अंदर दौलत का प्रवाह और वो जो जमाव है उसे देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसे खोलते हैं। हमारे सामने जो पहला विचार है वो है लॉरेंज वक्र, लॉरेंज कर्व। ये नाम सुनने में थोड़ा तकनीकी लग सकता है। लगता है, पर इसका जो आइडिया है वो बहुत सहज है। इसे 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज नाम के एक अमेरिकी अर्थशास्त्री ने विकसित किया था। 1905 में? हाँ, और उस समय का संदर्भ देखिए, बहुत दिलचस्प है। ये अमेरिका में गिल्डेड एज का दौर था, जब औद्योगिकरण अपने चरम पर था और अभूतपूर्व संपत्ति बन रही थी, लेकिन साथ ही साथ भयंकर गरीबी और असमानता भी बढ़ रही थी। तो लॉरेंज एक ऐसा तरीका खोजना चाहते थे जिससे इस असमानता को सिर्फ महसूस न किया जाए बल्कि साफ साफ देखा जा सके। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? ये वक्र हमें दिखाता क्या है असल में? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक कल्पना करना। मान लीजिए कि हम एक देश की पूरी आबादी को एक लाइन में खड़ा कर दें, सबसे गरीब व्यक्ति से शुरू करके सबसे अमीर तक। ठीक है, अब हम उस लाइन में आगे बढ़ते हैं और सवाल पूछते हैं। जब हम 10% आबादी तक पहुंचते हैं, यानी सबसे गरीब 10% लोग, तो हम पूछते हैं, इनके पास देश की कुल आय का कितना प्रतिशत हिस्सा है? शायद बहुत ही कम, 1 या 2%। बिल्कुल। फिर हम लाइन में 50% तक आगे बढ़ते हैं और वही सवाल फिर से पूछते हैं, देश के सबसे गरीब आधे लोगों के पास कुल आय का कितना हिस्सा है? इन सभी बिंदुओं को जब हमें ग्राफ पे जोड़ते हैं, जहां एक्स एक्सिस पर जनसंख्या का प्रतिशत होता है और वाई एक्सिस पर आय का प्रतिशत, तो जो घुमावदार रेखा बनती है वही लॉरेंज वक्र है। 1 मिनट, जब आप कहते हैं कि ये वक्र झुका हुआ है, तो सवाल उठता है, ये किस चीज से झुका हुआ है? मतलब तुलना करने के लिए कोई सीधी आदर्श रेखा तो होनी चाहिए, है ना? बहुत बढ़िया सवाल। और यही यही इस टूल की असली ताकत है। हाँ, बिल्कुल है। अर्थशास्त्री एक काल्पनिक, एक आदर्श दुनिया की कल्पना करते हैं जहां पूर्ण समानता है। इस दुनिया में 10% लोगों के पास ठीक 10% दौलत होगी, 50% लोगों के पास 50% दौलत होगी, और इसी तरह। तो अगर हम इस आदर्श दुनिया का ग्राफ बनाएं, तो वो तो 45 डिग्री पर एक बिल्कुल सीधी रेखा होगी। एकदम सही। और इस सीधी रेखा को पूर्ण समानता की रेखा या लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी कहा जाता है। ये एक बेंचमार्क है, एक पैमाना है जिससे हम असल दुनिया के लॉरेंज वक्र की तुलना करते हैं। और असल दुनिया का वक्र वो हमेशा इस सीधी रेखा के नीचे झुका हुआ होता है। तो वो जो झुकाव है, वो जो सीधी रेखा और असली वक्र के बीच की खाली जगह है, क्या वही असमानता है? बिल्कुल वही है। वो खाली जगह या वो धनुष जैसा आकार ही समाज में आर्थिक असमानता का सीधा सीधा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। वो जगह जितनी ज्यादा बड़ी होगी, असमानता उतनी ही ज्यादा होगी। उतनी ही ज्यादा होगी। अगर किसी देश का लॉरेंज वक्र उस सीधी रेखा के बहुत करीब है, तो इसका मतलब है कि वहां आय का बंटवारा ज्यादा समान है। और अगर वक्र बहुत ज्यादा झुका हुआ है, तो इसका मतलब है कि दौलत कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित है। ये देखने में तो एक बहुत शक्तिशाली तरीका लगता है। आप सिर्फ 2 देशों के ग्राफ को देखकर तुरंत बता सकते हैं कि कहाँ हालात ज्यादा गंभीर हैं। लेकिन एक तस्वीर की व्याख्या व्यक्तिपरक हो सकती है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस झुकाव को एक ठोस नंबर दे सकें, ताकि भारत की तुलना मान लीजिए ब्राजील से
या 1990 की तुलना 2020 से की जा सके? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और यहीं पर हमारा दूसरा हीरो गिनी गुणांक, जीनी कोएफिशिएंट, तस्वीर में आता है। इसे 1912 में इटली के सांख्यिकीविद कोराडो गिनी ने विकसित किया था। अगर लॉरेंज वक्र असमानता की तस्वीर है तो गिनी गुणांक? तो गिनी गुणांक उसी तस्वीर को एक संख्या में बदल देता है। यह उस कहानी का स्कोर कार्ड है। स्कोर कार्ड? वो कैसे? गिनी गुणांक गणितीय रूप से उसी खाली जगह को मापता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अच्छा, वो सीधी रेखा और वक्र के बीच का क्षेत्र। जी, और ये हमें 0 और 1 के बीच का एक मान देता है, जिससे तुलना करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो ये 0 से 1 का पैमाना कैसे काम करता है? मतलब 0 का क्या मतलब है और 1 का क्या? ये बहुत सीधा है। 0 का गिनी गुणांक मतलब पूर्ण समानता। ये हमारी वो काल्पनिक आदर्श दुनिया है जहां लॉरेंज वक्र सीधी रेखा पर ही है, कोई झुकाव नहीं। दूसरी तरफ 1 का गिनी गुणांक मतलब पूर्ण असमानता। यह एक ऐसी भयावह सैद्धांतिक स्थिति होगी जहां देश की सारी दौलत सिर्फ एक व्यक्ति के पास हो और बाकी सबके पास शून्य। और असल दुनिया में ये नंबर कैसे दिखते हैं? हमें कुछ उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, असल दुनिया में हर देश 0 और 1 के बीच कहीं होता है। जिन देशों में सामाजिक कल्याण की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जैसे स्कैंडिनेवियाई देश, उनका गिनी गुणांक अक्सर कम होता है। जैसे फिनलैंड का लगभग 0.27 है, जो दुनिया में सबसे कम में से एक है। वहीं जिन देशों में बहुत ज्यादा आर्थिक असमानता है, उनका गुणांक बहुत ज्यादा होता है। जैसे दक्षिण अफ्रीका का गिनी गुणांक लगभग 0.63 है। 0.63? हाँ, जो दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। भारत इस पैमाने पर कहाँ आता है? भारत की स्थिति थोड़ी जटिल है। हाल की कुछ रिपोर्टों के अनुसार आय के आधार पर भारत का गिनी गुणांक 0.40 के आसपास है। लेकिन अगर हम संपत्ति या धन की बात करें तो असमानता कहीं ज्यादा है। संपत्ति में? हाँ, एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि भारत के शीर्ष 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से ज्यादा हिस्सा है। जब आप इस आंकड़े को लॉरेंज वक्र पर कल्पना करती हैं तो आपको उस झुकाव की भयावहता का अंदाजा होता है। ये तो वाकई चौंकाने वाला है, पर इससे मेरे मन में एक और सवाल आता है। मान लीजिए 2 देशों का गिनी गुणांक एक जैसा है, जैसे 0.4, तो क्या इसका मतलब ये है कि उनकी असमानता की कहानी भी एक जैसी है, या क्या उनके लॉरेंज वक्र अलग-अलग दिख सकते हैं? ये एक बहुत ही शानदार और जरूरी सवाल है, और इसका जवाब है हाँ, उनके वक्र बिल्कुल अलग दिख सकते हैं। गिनी गुणांक एक अकेला नंबर है, वो हमें पूरी कहानी की एक झलक देता है, लेकिन बारीकियां छुपा सकता है। हो सकता है एक देश में मध्यवर्ग बहुत छोटा हो और दौलत ऊपर और नीचे के तबकों में केंद्रित हो। दूसरे देश में हो सकता है कि असमानता ज्यादातर शीर्ष 1% में ही केंद्रित हो और बाकी 99% में वितरण ज्यादा समान हो। दोनों का गिनी गुणांक एक जैसा हो सकता है, लेकिन उनके समाज की संरचना, उनकी समस्याएं बिल्कुल अलग होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ एक नंबर पे भरोसा नहीं करना चाहिए, उसके पीछे के लॉरेंज वक्र को भी देखना चाहिए। बिल्कुल, दोनों उपकरण एक साथ सबसे अच्छा काम करते हैं। वक्र हमें आकार दिखाता है और गुणांक हमें तीव्रता बताता है। एकदम सही। ठीक है, तो ये सब अकादमिक रूप से तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसका असली दुनिया में क्या उपयोग है? सरकारें और नीति निर्माता वो इन ग्राफ और नंबरों का क्या करते हैं? इनका बहुत ही महत्वपूर्ण व्यावहारिक उपयोग है। ये उपकरण ये नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक रिपोर्ट कार्ड की तरह काम करते हैं। सिर्फ कल्पना नहीं, हम असल में देखते हैं। जैसे 2000 के दशक की शुरुआत में ब्राजील ने बोल्सा फैमिलिया जैसा एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें गरीब परिवारों को बच्चों को स्कूल भेजने और टीके लगवाने के लिए सीधे नकद सहायता दी जाती थी। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। उस एक दशक के अंदर ब्राजील का गिनी गुणांक लगभग 0.59 से घटकर 0.53 हो गया। ओह! अब ये सिर्फ एक नंबर का बदलना नहीं है। इसका जमीनी मतलब ये था कि लाखों लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले और आय का वितरण वो थोड़ा ज्यादा समान हुआ। ये उपकरण हमें उस असर को सीधे तौर पर देखने की ताकत देते हैं। ये हमें बताता है कि कौन सी नीतियां काम कर रही हैं और कौन सी नहीं। तो ये नीतियों को जवाबदेह बनाने का एक तरीका है। लेकिन क्या इन नंबरों का इस्तेमाल अपनी कहानी बताने के लिए तोड़ मरोड़ कर भी नहीं किया जा सकता? हाँ, ये एक बहुत बड़ा खतरा है,
और इसीलिए ये समझना जरूरी है कि मापा क्या जा रहा है। क्या ये टैक्स से पहले की आय है या टैक्स के बाद की? क्या ये सिर्फ आय है या कुल संपत्ति जिसमें जमीन और निवेश भी शामिल हैं? एक सरकार शायद टैक्स के बाद की आय का गिनी गुणांक दिखाकर कहे कि असमानता कम है, जबकि असल में संपत्ति का बंटवारा बहुत असमान हो सकता है। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। इनका इस्तेमाल ईमानदारी और सही संदर्भ के साथ किया जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो चलिए अब तक की चर्चा को समेटते हैं। लोरेंज वक्र वो आर्थिक असमानता की एक तस्वीर है जो हमें दिखाती है कि असल दुनिया पूर्ण समानता की आदर्श रेखा से कितनी दूर है। और गिनी गुणांक उसी दूरी को, उसी तस्वीर को 0 से 1 के पैमाने पर एक ठोस और तुलनीय संख्या देता है। ये हमें समय के साथ और देशों के बीच असमानता को ट्रैक करने का एक मानकीकृत तरीका देता है, जिससे नीतिगत निर्णयों के असर का मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। लेकिन जैसा कि आपने बताया, ये उपकरण हमें बहुत कुछ बताते हैं, पर शायद सब कुछ नहीं। बिल्कुल, और यहाँ ये चर्चा और भी गहरी हो जाती है। हमने अब तक बात की है कि ये उपकरण क्या मापते हैं, लेकिन ये सोचना भी उतना ही जरूरी है कि वे क्या नहीं मापते हैं। आय और धन को मापना आसान है क्योंकि वे संख्याएं हैं, लेकिन क्या समाज में असमानता के सिर्फ यही रूप है? आपका मतलब है अवसरों की असमानता? हाँ, अवसरों की असमानता। क्या 2 बच्चों को, जिनमें से एक अमीर घर में पैदा हुआ हो और दूसरा गरीब, क्या उन्हें वास्तव में जीवन में आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलते हैं? क्या उन्हें एक जैसी शिक्षा मिलती है, एक जैसी स्वास्थ्य सेवाएं, एक जैसे सामाजिक नेटवर्क तक पहुंच? इन चीजों को मापना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये शायद आय की असमानता से भी ज्यादा बुनियादी और महत्वपूर्ण है। और क्या ये उपकरण क्षेत्रीय असमानताओं को नहीं छिपा सकते? जैसे किसी देश का औसत गिनी गुणांक ठीक लग सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसके शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच जमीन आसमान का फर्क हो। आपने बिल्कुल सही समझा। एक राष्ट्रीय औसत अक्सर स्थानीय सच्चाइयों को छिपा देता है। ये उपकरण शक्तिशाली हैं, लेकिन वे एक शुरुआती बिंदु हैं, अंतिम उत्तर नहीं। वे हमें बताते हैं क्या हो रहा है, लेकिन हमेशा यह नहीं बताते कि क्यों हो रहा है या इसका लोगों के जीवन पर असल में क्या असर पड़ रहा है। तो आज की इस गहरी पड़ताल के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक हमें आर्थिक असमानता के, कह सकते हैं कि कंकाल को दिखाते हैं। बिल्कुल। लेकिन उस कंकाल पर मांस, भावनाएं और इंसानी कहानियां होती हैं जिन्हें ये नंबर नहीं पकड़ सकते। बिल्कुल। और ये हमें एक और भी बड़े सवाल की ओर ले जाता है। मान लीजिए किसी समाज ने चमत्कारिक रूप से 0 का गिनी गुणांक हासिल कर लिया, यानी हर किसी की आय बिल्कुल बराबर हो गई। क्या वो समाज वास्तव में समान या यहां तक कि एक आदर्श समाज होगा? या फिर धन के अलावा दूसरी चीजें जैसे सामाजिक या सांस्कृतिक पूंजी या सम्मान वो असमानता के नए पैमाने बन जाएंगे? ये सोचना दिलचस्प है कि सच्ची समानता का आखिर मतलब क्या है।